नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को केदारनाथ पहुंचे हैं। वो सुबह 7:30 बजे धाम में पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में विश्व कल्याण की कामना की है। इसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी धाम में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण समेत करीब 320 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। बीते कई दिनों से लगातार एनसीआर की हवा बिगड़ रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के मुताबिक दीपावली की रात राजधानी की हवा और भी गंभीर हो चुकी है। तो वहीं अगले 24 घंटे के भीतर पराली जलने और हवा की दिशा का रुख बदलने से प्रदूषण के स्तर बढ़ने के भी आसार है। आपको बता दें कि दिवाली पर आतिशबाजी होने की वजह से हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। बता दें कि दिल्ली में एक्यूआई का स्तर पिछले 24 घंटे में 382 रहा। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों की गली में छत पर पटाखे चलाते हुए देखा गया। और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण बहुत खराब स्तर से चल रही है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक दिवाली के पटाखे चलने के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली के जनपद क्षेत्र के एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। जनपद में आज सुबह पीएम 2.5 का स्तर 655.07 पर पहुंच गया। वहीं पूरी दिल्ली का एक्यूआई 446 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। साथ ही साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति बहुत खराब रही है। नोएडा में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में, जबकि गाजियाबाद में खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का ईडी ने गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। देशमुख का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है। उन्हें ईडी ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। और इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताते चले कि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़े सवाल जवाब किए जा सकते हैं। देशमुख वर्तमान में ईडी की हिरासत में हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अनिल देशमुख को गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर से दक्षिण मुंबई स्थित जेजे अस्पताल ले जाया गया। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक उनका परीक्षण किया गया है। इसके बाद उन्हें फिर ईडी के दफ्तर ले जाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिस जाकर हाजिरी लगानी होगी। बताते चले कि आर्यन खान जमानत पर बाहर निकले हैं और मुंबई कोर्ट ने आर्यन खान को सशर्त जमानत दी थी। इसके अनुसार हर शुक्रवार को उन्हें सुबह 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे। बता दें कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया गया था। और इसी आरोप में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एनसीबी ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कई लोग फिलहाल जमानत पर बाहर आ गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना के मामले देश में धीरे धीरे कम होते रहे हैं। अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में अब मामले काफी कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 12,729 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 221 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मौत के मामले में अब कमी देखने को मिल रही है। यहां फरवरी 2020 में पहला मामला सामने आने के बाद 31 अक्टूबर को सबसे कम मौत हुई है। ये जानकारी ब्राजील के वैज्ञानिक संस्थान ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन ने दी है। एक अधिकारी के अनुसार ब्राजील के
मनीचोरा कोविड-19 प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर के पिछले 7 दिन में औसतन 311 मौतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़ा 28 अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम बताया जा रहा है। तब मृत्यु दर औसतन 325 पहुंच गई थी। ब्राजील में इस साल 12 अप्रैल को कोरोना वायरस से रिकॉर्ड संख्या में मौत दर्ज की गई थी। तब यहां मौत की संख्या 3100 थी। हालांकि जून के अंत में इस संख्या में कमी आने लगी और मृत्यु दर कम होने के पीछे कारण बड़े स्तर पर हुए टीकाकरण को माना जा रहा है। बताते चले कि देश की 74% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है, जबकि 54% लोगों को पूरी तरह टीकाकरण हो गया है। जॉन्स हॉपिंग्स विश्वविद्यालय के अनुसार ब्राजील में मरने वालों की संख्या बढ़कर 607,922 हो गई है और करीब 2 करोड़ लोग संक्रमित भी हुए हैं। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर घातक हवाई हमला किया है। यहां राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। इस बात की जानकारी बुधवार को सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने दी है। जानकारी एक सैन्य सूत्र के हवाले से दी गई है। इसमें बताया गया है कि हमले में काफी नुकसान हुआ है। मामले में इजराइल के अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। वहीं पिछले शनिवार को भी इजराइल के सीरिया की राजधानी में कई हिस्सों में मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि उन्हें सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। वहीं 14 अक्टूबर को मध्य सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एक इजरायली हवाई हमले में भी सीरिया सरकार से जुड़े 9 लड़ाके मारे गए थे। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब सीरिया ने इजराइल पर देश के दक्षिण में हमला करने का आरोप लगाया था। सीरिया में ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य उपस्थिति से चिंतित इजराइल ने पिछले वर्षों में सीरिया में सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन शायद ही कभी इस तरह के ऑपरेशन को स्वीकार किया गया है। सीरिया पर हमले आमतौर पर रात के वक्त होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।